दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां हर स्तर पर जोरों से चल रही है। जहां एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था सेट करने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग तैयारियों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की ओर से 101 पन्ने की गाइडलाइंस जारी की हुई है, जिसमें जिला पार्षद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 1 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी गई है। वही सरपंच और मुखिया प्रत्याशी को 40,000 रुपए खर्च करने की छूट मिली है। ऐसे ही पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों को 30,000 रुपए खर्च की अनुमति मिली है। इसके अलावा आयोग की ओर से ग्राम पंचायत सदस्य और पंच प्रत्याशी को 20,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य पंच पद के उम्मीदवार एक बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सरपंच मुखिया पंचायत समिति के सदस्य पद उम्मीदवार के लिए प्रचार के दौरान 2 मोटरसाइकिल या फिर 1 हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी गई है। ऐसे ही जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा से ज्यादा 4 मोटरसाइकिल या 2 हल्के मोटर वाहनों का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। इनके अलावा सभी 6 पदों के उम्मीदवार घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और रिक्शा से भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इजाजत लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। इन सभी संसाधनों का खर्च भी चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के मधुबनी का सुखेत मॉडल स्वच्छ भारत अभियान को नई ताकत दे रहा है। प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह मॉडल न केवल गांव को प्रदूषण और गंदगी से मुक्त दे रहा है, बल्कि किसानों को रसोई गैस के लिए पैसे के साथ ही जैविक खाद भी मुहैया करा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इसमें स्वच्छ भारत अभियान को भी एक नई ताकत मिल रही है। जब विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुखेत मॉडल का मकसद है गांव में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर, खेतों और घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी कि सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोचिए इस तरीके के प्रयास हमारे गांव के शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। देश के हर एक पंचायतों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचे। जब हम एक लक्ष्य को लेकर निकल पड़ते हैं तो फिर नतीजों का निकलना निश्चित होता है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत में गोबर के बदले रसोई गैस देने की योजना इसी साल 4 फरवरी को शुरू हुई है। इस योजना के तहत सुखेत गांव के किसान हर दिन 20-20 किलो कचरा केंद्र को दे रहे हैं और बदले में उन्हें हर 2 माह पर एक गैस सिलेंडर का दाम दिया जा रहा है। दोस्तों पटना IGIMS में मोटापे के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। इसके लिए अलग ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होगा। अगले 1 साल में इसकी सुविधा राज्य के मरीजों को मिलने लगेगी। ये बातें संस्थान के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास ने रोबोटिक सर्जरी पर आयोजित कार्यशाला में कही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि मोटापे का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर 10 में से 3 व्यक्ति मोटापे के शिकार हैं। इस कारण ही BP, शुगर, थायराइड, दमा और अन्य बीमारियों से पीड़ित की संख्या भी बढ़ रही है। दोस्तों बिहार में खेल जगत के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जब बिहार में अब नई खेल नीति बनेगी, इसे लेकर बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिहार खेल सम्मान 2021-22 का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस अवसर पर 74 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। उन्हें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पुरस्कार से नवाजा है। मंत्री आलोक रंजन ने बिहार में सरकार की ओर से नई खेल नीति बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस पर विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। वहीं
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 के खेल कैलेंडर का विमोचन किया। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ जैसे आपदा के बीच जल संसाधन विभाग के कई लापरवाह इंजीनियर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इन सभी इंजीनियरों को कार्यस्थल से गायब पाया गया है। खबर के अनुसार विभाग ने बाढ़ के दौरान सभी इंजीनियरों की छुट्टी रद्द कर दी थी और उन्हें अपने अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहने का आदेश दिया था, लेकिन जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियर ड्यूटी से गायब पाए गए थे। अब इन पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग के स्तर से की जाने वाली रैंकिंग में जब इसका खुलासा हुआ तो इन सभी इंजीनियरों को सौ कॉज किया गया। इसमें 41 इंजीनियरों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अब विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ भारत में निर्णायक जंग शुरू होने जा रही है। सितंबर से कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ने जा रहा है। शुक्रवार को 1 करोड़ से अधिक के टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितंबर में टीकाकरण तेज करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सितंबर में 24 करोड़ से अधिक के टीके लगाए जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सितंबर के लिए कोरोना टीके की 24 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इसलिए यह उम्मीद है कि सितंबर में औसतन रोज 80 लाख टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाले महीने छुट्टियों से भरा होगा। बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपका बैंक से संबंधित कोई भी कामकाज पेंडिंग है तो उसे आप जल्द ही निपटा लीजिए, वरना आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सितंबर महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 12 दिन बैंक हॉलीडे मनाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 दिन हॉलीडे पर रही है। वैसे इन छुट्टियों का असर पूरे भारत पर एक समान नहीं पड़ता है। इनमें से कुछ राज्यों के लिए भी विशेष छुट्टियां होती है। इसके अलावा सितंबर में बैंकों को कुल 6 साप्ताहिक बंदी मिलेगी। इसके बावजूद भी कुल छुट्टियों की संख्या 12 इसलिए है क्योंकि 1 सप्ताह अवकाश बैंक हॉलिडे के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि छोटे छोटे शहरों में भी अब स्टार्टअप को लेकर युवाओं में रुझान पैदा हो रहा है। साथ ही इसे लेकर देश में एक संस्कृति का विस्तार हो रहा है जिसे वे उज्जवल भविष्य के संकेत के रूप में देखते हैं। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 80वीं कड़ी के जरिए अपने विचार शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के मकसद से युवा पीढ़ी ने हाथों हाथ लिया, जिसका लाभ उठाने के लिए छात्र और नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे उपग्रहों की होगी जिन पर देश के युवाओं ने काम किया होगा। मन की बात कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्धि, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक भाषा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों सहित कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया है कि आज देश के युवाओं का मन बदल चुका है और वे घिसे पीटे पुराने तौर तरीके से कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आज का युवा बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, बल्कि वे नए रास्ते बनाना चाहता है। दोस्तों, बिहार में समय समय पर अधिकारियों के मनमानी का मुद्दा उठता रहता है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेता भी कई बार अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए दिखते हैं। नेताओं का कहना है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी मनमानी करते हैं जिससे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसी क्रम में शनिवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अफसरशाही के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीना तान कर सरकारी काम में लापरवाही का, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं। जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिकों को तो पांव के धूल बराबर भी नहीं समझते। पर सरकार और मंत्रियों को इससे क्या, उन्हें तो बंडर बांट में अपने हिस्से से मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार में सत्तारूढ़ दल और बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल बन गया है। यह दोनों मिलकर अवैध कमाई करते हैं और नागरिक घूस, सरकारी बेपरवाही, परेशानी और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में पिस कर रह जाते हैं। जनता भटक भटक कर रह जाती है पर सुनवाई कार्रवाई का नामो निशान नहीं होता। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कई बार अफसरशाही का मुद्दा उठा चुके हैं। विधानसभा में भी सत्र के दौरान अधिकारियों के मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार को लेकर वे सरकार को घेर चुके हैं।
दोस्तों भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। यह दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था। आसान शब्दों में समझे तो अगर टिकट बुक कराने के बाद अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते थे तो फिर आपको कंफर्म टिकट कैंसिल कराना पड़ता था। रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कई बार आर्थिक नुकसान भी होता था। रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इंडियन रेलवे ने आरक्षित टिकट पर यात्रियों को एक खास सुविधा मुहैया कराई है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। रेल यात्री अपना कंफर्म टिकट सिर्फ अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं। बदले हुए नियम के मुताबिक आप अपना कंफर्म टिकट किसी दोस्त के नाम पर ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय परिषद की बैठक के ठीक पहले जेडीयू ने बीजेपी से एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग रखती थी। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने इसकी जरूरत बताते हुए कहा था कि इससे बेफजूल बयानबाजी रुकेगी और घटक दलों के बीच तालमेल बेहतर होगा। जदयू की इस मांग पर बिना देरी किए बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने हाँ में हाँ मिला दिया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जिस तरीके से जेडीयू की डिमांड पर सहमति जताई है उससे ऐसा लगता है कि वे इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जदयू को इसमें मांग करने की कोई जरूरत नहीं है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर फैसला कर लेगा। दोस्तों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर हरियाणा के करनाल जिले में 28 अगस्त को पुलिस ने जमकर लाठीबाजी किया, यानी कि लाठीचार्ज किया। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का असर अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रविवार यानी कि 29 अगस्त कल पंजाब के कई शहर में किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिए। यह दरअसल 32 किसान संगठनों में संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका फैसला किया था। इसके चलते अमृतसर, जालंधर और लुधियाना समेत पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर आंदोलनकारी 2 बजे तक सड़कें जाम लगाए रहे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण बना हुआ रहा। गौरतलब है कि दिल्ली में कृषि सुधार कानून के विरोध में किसान पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। दोस्तों बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित इंजीनियर अनिल कुमार सिंह की गाड़ी से 18 लाख की बरामदगी मामले में जांच लगातार चल रही है। यह जांच के दौरान कल विभिन्न ठिकानों पर हुई छापेमारी में 48 लाख नगद और 2 गाड़ी एवं जमीन समेत अन्य संपत्ति के कई कागजात मिले हैं। जहां शनिवार को मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर इंजीनियर अनिल कुमार सिंह की गाड़ी से 18 लाख रुपए बरामद किया गया था, यानी कि अब तक कुल 70 लाख नगद राशि पुलिस जब्त कर चुकी है। इंजीनियर अनिल कुमार सिंह से अभी भी पूछताछ हो रही है। इंजीनियर की गाड़ी और अन्य ठिकानों से मिले लाखों रुपए के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में अधिकारी सीना तान कर माल बटोर रहे हैं और मंत्रियों तक उनका हिस्सा पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का नामो निशान नहीं होता है और पैसों का बंदरबांट किया जाता है। दोस्तों बस से यात्रा करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार पटना से मुजफ्फरपुर से गोपालगंज, गोरखपुर से लखनऊ, आगरा के लिए बस सेवा शुरू करने जा रही है। यह यात्रीगण टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार परिवहन सेवा यानी कि बीएसआरटीसी की एसी वॉल्वो बस इस रूट पर सेवा देगी। इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा किराया भी तय कर लिया गया है। साथ ही साथ यात्रियों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया है। अपने पहले ही पैरालंपिक में भाविना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भाविना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। भाविना के पास हालांकि मेडल जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यिंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दी। 19 मिनट तक चले मुकाबले में भाविना पटेल वर्ल्ड नंबर 1 यिंग को कड़ी टक्कर देने में कामयाब नहीं
नहीं हो पाई। जब भाविना पटेल का टोक्यो पैरालंपिक में सफर बेहद ही शानदार रहा। जब भाविना पटेल ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। जब वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 12 पर मौजूद भाविना पटेल बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देकर आगे बढ़ी। प्री क्वार्टर फाइनल में भाविना पटेल ने नंबर 8 खिलाड़ी को मात दी। चीन की स्टार खिलाड़ी और वर्ल्ड नंबर 3 को सेमीफाइनल में मात देकर भाविना ने भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर दिया था। दोस्तों, बिहार के नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक स्कूल नालंदा ने एक बार फिर से कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वे जारी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार सैनिक स्कूल नालंदा ने हॉर्स ट्रेनर समेत कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक पास व्यक्ति इन पदों पर आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। दोस्तों, बिहार के पटना सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बाद बिहार तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जब बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर गोपालगंज सहित कई जिलों के निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया है कि गंगा नदी पटना के हाथीदह, भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पुनपुन पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा बागमती नदी सीतामढ़ी के सोनाखार और कंसार, शिवहर के डुबाधार, मुजफ्फरपुर के कटोंझा और बेनीबाद, दरभंगा के हाई घाट में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ी तथा बुरी गंडक नदी समस्तीपुर की रोसड़ा रेल पुल खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। जहां कमला बलान मधुबनी के जयनगर झंझारपुर रेल पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। घाघरा नदी सिवान के दलोली में तथा महानंदा पूर्णिया के डेंगरा घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कटसेला में गंडक, गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर हरियाणा के करनाल जिले में 28 अगस्त को यानी कि परसों पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। जब तो वहीं इस लाठीचार्ज से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। जब विपक्ष ने पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खट्टर सरकार को घेरा है। जब वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा ने विरोध कर रहे किसानों का सिर फोड़ने का फरमान सुना दिया। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एसडीएम आयुष पुलिसकर्मियों से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसानों के खिलाफ ताकत से कार्रवाई की जाए। इसके लिए उन्होंने लिखित आदेश भी देने के लिए कहा है। एसडीएम पुलिसकर्मियों के सामने खड़े होकर उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी किसान बैरिकेडिंग पार ना कर पाए। वीडियो में आयुष कहते हैं कि यह बहुत सिंपल और स्पष्ट है, कोई कहीं से हो उसके आगे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो फिर लाठी से उसका सिर फोड़ देना। कोई निर्देश या फिर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उठाकर मारना। हम किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज ब्रीच नहीं होने देंगे, हमारे पास पर्याप्त फोर्स हैं। वीडियो में एसडीएम आगे कहते हैं कि कोई इशू नहीं है और पुलिस कर्मियों से भी पूछते हैं कि लठ मारोगे ना पुलिसकर्मी जी। इस पर पुलिसकर्मी जवाब देने में यस सर कहते हैं और फिर एसडीएम कहते हैं कि आप लोग हेलमेट पहन लो, हम पूरी रात नहीं सोए हैं, 2 दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, सब क्लियर है ना। यहां से कोई बंदा आगे नहीं जाना चाहिए और अगर जाता है तो फिर उसका सिर फुटा हुआ और दिखाई देना चाहिए। इस वीडियो को कई नेताओं ने अपनी टाइम लाइन से भी शेयर किया है। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा है कि देश की आजादी के बाद से ही भारत विरोधी ताकतें घरेलू स्तर पर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। एक कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैन्य शक्ति, व्यापार, संचार, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समीकरण जैसे परिदृश्यों में बदलाव स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। जहां उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया भर में हो रहे इन बदलावों में से कोई भी देश अछूता नहीं है। ऐसे में देश की रक्षा तैयारियों को इन बदलावों के अनुपात में या फिर उनसे एक कदम आगे रखने की जरूरत है। जहां उन्होंने कहा है कि जब से हमारे देश आजाद हुआ है, दुश्मन ताकतों का प्रयास रहा है कि देश के भीतर किसी न किसी माध्यम से अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। जहां पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो हमें चुनौतियां विरासत में मिली है।
दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। जहां अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज मिलते ही तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां तालिबान के लड़ाके खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके चलते वहां सबसे ज्यादा मुश्किलें महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। जहां इसका एक कारण यह भी है कि तालिबान की ओर से हर रोज महिला विरोधी फरमान जारी किए जा रहे हैं। जहां तालिबान ने रविवार को एक नया महिला विरोध फरमान जारी किया है, जिसके अंतर्गत अब अफगानिस्तान में गीत संगीत महिलाओं की आवाज वाले कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी है, जिसके चलते फोन कॉल मैसेज भी बंद हो गए हैं। इसके साथ ही दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अब हायर एजुकेशन में लड़के लड़कियां क्लास में एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। एक अफगानी पत्रकार ने ट्वीट करके इसका दावा किया है। पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अफगानिस्तान के कार्यकारी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लड़के लड़कियां अब हायर एजुकेशन में एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही तालिबान ने मीडिया में भी महिलाओं पर रोक लगा दी है, जबकि फरमान न मानने पर महिलाओं पर तालिबान ने सजा के तौर पर कोड़े बरसाने की बात कही है। दोस्तों हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा कि वे ये सब देखकर बहुत व्यथित हैं। ये अफसर एक मिनट भी नौकरी पर रहने लायक नहीं है। जहां उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी। जहां अगर नहीं हुई तो फिर उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी सह से ये उनके कहने से ऐसा कर रहे थे। दोस्तों आईपीएस के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर के ऊपर उत्तर प्रदेश में एक और मामला दर्ज किया गया है। इस बार अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम एफआईआर में दिया गया है। जब बिहार के रहने वाले इस दंपति ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह बताया है कि अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है। अमिताभ ठाकुर की सियासी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होने का साहस जुटाया है। यह मूल रूप से बिहार के रहने वाले नूतन ठाकुर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जानबूझकर उनके पति अमिताभ ठाकुर को फंसाया जा रहा है। चूंकि उनके पति ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में लड़ने का ऐलान किया, इसीलिए सीएम ने अपने पुलिसिया तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए अमिताभ की सियासी गिरफ्तारी करा दी और उन्हें थाने में बंद करा दिया। आपको बता दें कि जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी बिहार के ही रहने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जानबूझकर बिहार के बेटे बहू के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जहां अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जहां नूतन ठाकुर ने कहा है कि उनके घर की एक सप्ताह पहले से ही घेराबंदी कर दी गई थी, हमें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, जहां हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही थी, हम किससे मिल रहे थे इसकी पूरी निगरानी की जा रही थी। जहां ऐसे में हमें इस बात का अंदेशा था कि सरकार इस तरीके का कदम उठा सकती है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि आईजी रैंक के अधिकारी की गिरफ्तारी के दौरान प्राथमिक स्तर तक का शिष्टाचार नहीं निभाया जाएगा। जहां हमें ना तो एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई और ना हमारा दोस्त बताया गया। जहां उल्टे जब हम थाने में गए तो एक और मुकदमा हमारे ऊपर लाद दिया गया। यह सब राजनीति और सत्ता में बैठे बड़े लोगों के इशारों पर हो रहा है। जब पुलिस या तंत्र जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। दोस्तों बिहार कांग्रेस पार्टी में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान राज्य में यानी कि बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किसी भी वक्त कर सकती है। यह बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले माह खत्म होने जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किसी भी वक्त कर सकती है। जब बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले माह खत्म होने जा रहा है। नए कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अनिल शर्मा और विधायक राजेश राम का नाम सबसे आगे है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के बाद अब बिहार में भी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि आलाकमान ने पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास से नाम भी मांगे हैं। जब माना जा रहा है कि नामों का ऐलान कभी भी पार्टी की ओर से की जा सकती है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के न्यास को अयोध्या में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव मिला है। यह दरअसल महावीर मंदिर न्यास कई सारे संस्थानों जैसे महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य, महावीर नेत्रालय, महावीर हृदय रोग संस्थान का पटना में संचालन करता है। इसके अलावा बेगूसराय में महावीर अग्रसेन सेवा सदन के जरिए लाखों जरूरतमंद लोगों को, खास तौर पर गरीब लोगों को बेहद कम दर पर या फिर फ्री में इलाज मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा महावीर मंदिर न्यास के अन्य
अन्य जिलों में भी अस्पताल प्रस्तावित है। यह धार्मिक कार्य के साथ जन उपयोगी कार्यों की वजह से महावीर मंदिर का देश में एक अलग महत्व है, जिसे देखते हुए अयोध्या नगर निगम ने महावीर मंदिर न्यास को महावीर कैंसर संस्थान और अन्य जनोपयोगी अस्पताल खोलने के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। इसको लेकर अयोध्या के निगम आयुक्त महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल से भी संपर्क किया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1,29,66,682 छात्र छात्राओं को सोमवार के बाद किताब के पैसे मिल जाएंगे। यह चौथी तक के हर बच्चे को 250 रुपए, जबकि 5वीं से 8वीं तक के प्रति विद्यार्थी 400 रुपए किताबें की खरीद के लिए दिए जाएंगे। पैसे बच्चे या फिर अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। यह शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दूसरी कक्षा में नामांकन 1,29,00,000 बच्चों को फ्री में और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत फ्री में किताब मुहैया कराने का शिक्षा विभाग 402,71,15,200 रुपए डीपीटी के माध्यम से देने जा रहा है। यह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में किताब क्रय की राशि बच्चों के खाते में पहुंचाने का आदेश दिया था। दोस्तों, कोरोना काल में बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कवायद की जा रही है। यह सरकार की कोशिश है कि सीबीएसई स्कूल की तरह बिहार बोर्ड से पढ़ाई करने वाले बच्चे भी स्कूल बंद होने की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सके और फायदा ले सके। इसी कड़ी में बिहार के तकरीबन 80,000 सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे ई लाइब्रेरी से पढ़ सकेंगे। ई लाइब्रेरी से पाठ्यक्रम पुस्तक डाउनलोड करके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसकी उन्हें कक्षाओं में जानकारी दी जाएगी। ई लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई गई है। जहां शिक्षा विभाग ने डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को रुचि करके बनाने की जिम्मेवारी एनसीईआरटी को दी है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1ली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के डिजिटल शिक्षण पर जोर दें और इसके लिए विकसित पोर्टल ऐप ई लाइट्स का शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोग करना बताएं। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जहां मुकेश सहनी ने कहा है कि यूपी में हमारी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही है। जहां मुकेश सहनी इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के मंत्री वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि यूपी में हम लोग आधार बनाने का काम कर रहे हैं। जहां हमने फैसला कर लिया है कि वहां अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत प्रदान करेंगे। जब पत्रकारों के एक सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव हमेशा नेता प्रतिपक्ष बने रहें और ट्वीट करते रहें। वहीं मुकेश सहनी ने तेज प्रताप यादव के मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने आज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार में वसूली का काम किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में सभी पदों के प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने का मौका मिलेगा। यह साथ ही प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन शुल्क भी जमा कर सकेंगे। यह कोरोना को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद पद के प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी है। यह प्रत्याशियों को इसके साथ ही ऑनलाइन नामांकन शुल्क भी जमा करने की सुविधा दी गई है। यह नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है कि वे भौतिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारी के पास उपस्थित होकर ऑनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और नाजिरी रसीद की प्रति जमा करना होगा। यह प्रत्याशी के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल नहीं करेगा। यह एक प्रत्याशी से 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसमें से एक सेट में ही नामांकन शुल्क जमा करना होगा, दूसरे सेट में नामांकन शुल्क की छाया प्रति जमा करनी होगी। यह पंचायत आम चुनाव में किसी भी पद पर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क वापस नहीं होता है। दोस्तों, भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आपकी उपलब्धि पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भाविना पटेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी, जहां और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाविना पटेल ने रजत पदक जीतकर टेबल टेनिस के इतिहास में नया कीर्तिमान
कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाविना पटेल प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, बिहार के पटना सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बाद बिहार तथा नेपाल के कई तरह के इलाकों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जहां बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर गोपालगंज सहित कई जिलों के निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि गंगा नदी पटना के हाथीदह, भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पुनपुन पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में बाढ़ से करीब 15 जिले प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बागमती नदी सीतामढ़ी के सोनाघाट और कंसार, शिवहर के डुबाधार, मुजफ्फरपुर के कंटोझा और बेनीबाद, दरभंगा के हाई घाट में खतरे के निशान से ऊपर तथा बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर के रोसड़ा पुल, खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।